हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आई दरबार। डिस्कशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज 11 नवंबर है, तो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को देखने वाले हैं, आर्टिकल को देखने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं कोटेशन से। आज का कोटेशन है, अचीविंग जेंडर इक्वालिटी रिक्वायर्स द एंगेजमेंट ऑफ वुमेन एंड मेन, गर्ल्स एंड बॉयज़। इट्स एवरीवन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जेंडर इक्वलिटी के लिए सोचे और उसको अचीव करने के बारे में आगे जो भी स्टेप्स हैं उसको उठाए। वो किसी भी एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बल्कि हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जब ऐसा होगा तभी हम जेंडर इक्वलिटी को अचीव कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग सबसे पहले सी राजा मोहन का आर्टिकल डिस्कस करेंगे, मिस रीडिंग द बिडेन मोमेंट। काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये आईआर के पर्सपेक्टिव से। जैसे कि आप जानते हैं, हर ट्यूसडे को सी राजा मोहन साहब का आर्टिकल आता है आईआर पर। बहुत ही फेमस और बहुत ही अच्छे थॉट्स, बैलेंस थॉट्स होते हैं। तो इस आर्टिकल में क्या कहा गया, ऐसा कि आपको मालूम होगा यूएस का इलेक्शन का रिजल्ट क्लियर हो गया है और जो बिडेन की सरकार बनने वाली है। तो जो बिडेन गवर्नमेंट वहाँ बनेगी उसका क्या इम्पैक्ट इंडिया पर होगा, इसको लेकर के अलग अलग परसेप्शंस आ रहे हैं। सभी जो इकोनॉमिस्ट हैं या अदर फिलासफर्स हैं, सबका अपना अपना सोचना है, सबकी अलग अलग थिंकिंग है स्कॉलर्स की, वो बता रहे हैं। तो इन्हीं सबको एनालिसिस करते हुए आज का जो आर्टिकल है उसको लिखा गया है। इसमें सारी चीज़ें इस बात पर निर्भर है कि ये जो हम परसेप्शंस बना रहे हैं कि इंडिया कितना इम्पॉर्टेंट है यूएस के लिए, एंड अदर देन दैट कि वहाँ पे जो गवर्नमेंट बन रही है अभी प्रेजेंट इम्पैक्ट अब क्या होने वाला है, तो वो जो परसेप्शन है वो कितना सही है और कितना गलत है, उसी को ये आर्टिकल में बता रहे हैं। और इनका मानना है कि अगर हम ये परसेप्शन रख रहे हैं कि अमेरिका के इलेक्शन में इंडिया का बहुत रोल है और अमेरिका इस बात को पूरी तरीके से इस बात पर फोकस था कि इंडिया का पर्सपेक्टिव क्लियर होना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। ये एक मिसपरसेप्शन की तरह होगा। वहाँ पे कई और मुद्दे हैं, कई और चीज़ें हैं जिस पर कि फोकस है ऑब्वियसली वहाँ की गवर्नमेंट का। तो इन्होंने और भी बहुत सारी चीज़ें कही हैं इसमें, कि इन्होंने एक चीज़ क्लियर किया है कि द रिवर्स इज़ नॉट ट्रू। क्या मतलब है कि इसके ऑपोजिट में क्या है जो कि आगे इसका रिवर्स ट्रू नहीं हो सकता है। तो इन्होंने एक इल्यूजन का डिस्कस किया है कि यूएस के इलेक्शन में बहुत सारे लोगों को अलग अलग तरीके के इल्यूजन्स हैं इंडियंस को लेकर के, इंडियन के इम्पैक्ट को लेकर के, और पूरा अलग अलग स्पेकुलेशंस लगाए जा रहे थे। हाँ, नो डाउट कमला हैरिस का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट के तौर पे माना जा रहा था कि उनको वाइस प्रेसिडेंट के पद पर उतारना। तो इस बात का ये था कि जो इंडो अमेरिकन्स हैं वो उस तरफ वोट करेंगे, और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिसीजन रहा इस इलेक्शन का। तो नो डाउट ये है भी, लेकिन अल्टीमेटली ये सोचने की ज़रूरत है, ये याद रखने की ज़रूरत है कि ये जो पॉलिटिक्स थी वो अमेरिका की थी, अमेरिका के इलेक्शन का जिक्र था। यहाँ पे इंडियन पॉलिटिक्स नहीं चल रहा था। तो बहुत अदर चीज़ें भी वहाँ पे जो भी डिसीजन मेकर्स होते हैं या अदर लोग हैं उनके दिमाग में चलता रहता है सरकार को चुनते वक्त। सो यहाँ पे अमेरिका पूरे विश्व के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। हर किसी की, ना सिर्फ भारत बल्कि बाकी देशों का भी नज़र अमेरिका पर होता है, क्योंकि इंटरनेशनली अगर अमेरिका की बात करें तो बहुत स्ट्रॉन्ग और डोमिनेंट पावर के टर्म में यूएस जाना जाता है इंटरनेशनल टर्म्स में। लेकिन इसका रिवर्स ट्रू नहीं है। मतलब अमेरिका के लिए भी भारत को उतना ही हम नहीं इम्पोर्टेंस दे सकते जितना कि इंटरनेशनल लेवल पर अमेरिका का है। तो इस बात को भी समझना होगा कि अमेरिका की जो सारी पॉलिसीज़ बनेंगी वो सिर्फ भारत को देख करके ही नहीं बनेंगी, बल्कि हाँ, उसका पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट भारत पर ज़रूर हो सकता है। तो दैट्स ब्रिंग अस दैट द पेरेनियल डिबेट अबाउट हु इज़ गुड फॉर इंडिया, डोनाल्ड ट्रंप या फिर जोए बिडेन। कौन, इन दोनों में से कौन है जो भारत के लिए अच्छे होंगे, रिपब्लिकन्स या फिर डेमोक्रेट्स? तो ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल था, और अब उसी पर फिर से चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं कि कौन बेहतर है। और अब तो क्लियर हो गया है जो बिडेन के बारे में, तो अब उसको लेकर के भी अलग अलग अजम्पशंस हो रहे हैं। There are interesting but consequential questions that since India's preference can't make a difference to the electoral outcome in US, ऑब्वियसली कि इंडिया के लिए कौन इम्पॉर्टेंट है, ये बात वहाँ के इलेक्शन पर इस बात का फोकस नहीं डालेगा या वो उसको चेंज नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे रेलेवेंट क्या है, दैट इज़ लाइक ऑल अदर कंट्रीज हैज़ नो ऑप्शन बट टू डील विद whoever is elected to the White House.
तो वहाँ पे चाहे किसी का भी चुनाव हो, चाहे डोनाल्ड ट्रंप चुन करके आते या फिर जो बिडेन आए हैं, तो अल्टीमेटली भारत को इस चीज़ के साथ डील करना है। कोई ऑप्शन भारत के पास नहीं होता कि नहीं भारत को या बाकी देशों को ये राष्ट्रपति सही लग रहे हैं तो वहाँ पर ये चुन करके आएंगे, ऐसा नहीं होता है। द US presidential election this year has unfortunately got enmeshed with the India's internal politics concentrations. नो डाउट अगर आप एक कॉम्पोजिशन देखते हैं या फिर जो अभी तक कंपैरिजन्स चल रहा था, अगर हम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र करते हैं और वहाँ पे जो फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है उनकी बात करते हैं, तो दोनों के बीच में एक बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप देखने को मिला था। जिस तरीके से हाउडी मोदी हुआ, फिर उसके बाद ट्रंप भारत आए थे, तो एक पॉजिटिव रिलेशन शो हो रहा था। फिर अब की बार ट्रंप सरकार जैसे भी नारे लगाए गए थे, राइट। तो ये कई सारी चीज़ें हुई, तो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो रिलेशन था वो बहुत ही अच्छा था, ये माना जा सकता है। अब डिबेट ये है कि आगे की का जो जजमेंट होगा, आगे की जो सोसाइटी होगी वो किस तरीके से होगी। तो इनका मानना है कि वहाँ पे कुछ लोगों का ये मानना है कि भारत का जो इंटरनल प्रॉब्लम है, इंटरनल इश्यूज़ हैं, जैसे कि जो कश्मीर का मुद्दा है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, तो ये सारे जो इश्यूज़ हैं इसको लेकर के जो पॉलिसीज़ हैं, फॉरेन पॉलिसीज़ हैं US की, वो कंसर्नफुल हो सकते हैं, इंटरनल प्रॉब्लम्स में इंटरफेयर कर सकते हैं जो अमेरिकन पॉलिटिक्स है। तो ये सब अलग अलग तरीके से चीज़ें उठाई जा रही हैं, बताई जा रही हैं। लेकिन इनका मानना है, राइटर का मानना है कि वहाँ पे जो कांग्रेस है, वहाँ पे देखा जाए तो कई और मुद्दे हैं, जैसे कि ह्यूमन राइट्स का मुद्दा है, रिलीजियस फ्रीडम हो गया, एंड अदर वांट टू ओपन इंडियाज़ मार्केट एंड डीपर ग्रेटर बायलैटरल डिफेंस कोऑपरेशन। तो बहुत सारे इश्यूज़ हैं। अगर हम बायलैटरल रिलेशन को देखते हैं इंडिया और US के, तो कई ऐसे फोकस एरियाज़ हैं जहाँ पर फोकस किया जा सकता है और अलग अलग जो इसके इम्प्लीकेशंस हैं वो हो सकते हैं। ना द कांग्रेस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द US गवर्नमेंट। जैसे आपको पता है कांग्रेस वहाँ की बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती है गवर्नमेंट का। बट सम ऑफ द आइडियाज़ डिबेट देयर ट्रांसलेट इनटू द वॉशिंगटन्स पॉलिसीज़। द लास्ट 2 decades हैव सीन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फ्रॉम US कांग्रेस। अभी अगर हम पिछले 2 दशकों से देखें तो भारत को US कांग्रेस का काफ़ी अच्छा खासा सपोर्ट रहा है, बहुत अच्छा कोऑपरेशन रहा है दोनों देशों के बीच में। ठीक है, जो प्रेसिडेंट रहे हैं ओबियसली उनके रिलेशंस भी अच्छे रहे हैं भारत के साथ। while enduring national interest drive American foreign policies towards India, personal and सब्जेक्टिव फैक्टर्स आर क्वाइट इम्पॉर्टेंट। तो अदर भी फैक्टर्स हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं IR में ऑब्वियसली, और इसमें जो वहाँ पे प्रेसिडेंट चुन कर के आते हैं जाहिर तौर पर उनका भी इंगेजमेंट होता है फॉरेन पॉलिसीज़ में, तो उनका क्या मानना है, उनके क्या बिलीव्स हैं, ये भी बहुत मैटर करते हैं। तो अगर हम जॉय बिडेन की बात करें तो अब अगर यहाँ पे इंडिया के साथ रिलेशन को देखें तो इन्होंने पहले भी काफ़ी अच्छा रिलेशन सर्व किया है दोनों देशों के बीच में। जब बराक ओबामा साहब थे प्रेसिडेंट, तब इन्होंने एज अ वाइस प्रेसिडेंट वर्क किया था और इनका काफ़ी अच्छा रिलेशन रहा था, काफ़ी अच्छा कोऑपरेशन रहा था एज अ सेनेटर भारत के साथ। तो इनके जो रोल रहे हैं पहले के टर्म्स में एज अ सेनेटर हो या फिर वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर हो, वो बहुत ही अच्छा रहा है भारत के साथ। तो एक यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ हैं उनसे काफ़ी फेमिलियर हैं। फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसीज़ में काफ़ी अच्छा इन्होंने काम किया था भारत के साथ मिल के। तो ये यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो इवन इनकी जो गवर्नमेंट है, इनकी जो सरकार है, वो भी काफ़ी प्रो इंडियन ही रहती हैं। तो उनकी जो पॉलिसीज़ हैं या पर्सनल बिडेन की जो पॉलिसीज़ हैं, इनके जो बिलीफ हैं, वो भी प्रो इंडिया हम कह सकते हैं। तो अभी इस नज़र से भी चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी है कि सिक्योरिटी, ऑब्वियसली भारत के साथ सिक्योरिटी कोऑपरेशन को और स्ट्रेंथन करना होगा, क्योंकि अब भी कई सारे इश्यूज़ हैं जो स्टिल हैं। जैसे कि अगर हम प्रीवियस टर्म्स में बात करें, गवर्नमेंट टर्म में जब हम देखते हैं तो वहाँ पर ट्रेड को लेकर के काफ़ी मुश्किलें आ गई थी भारत के साथ। ट्रेड बहुत अच्छा नहीं हो रहा था, कई और डिस्प्यूट थे आपस में। लेकिन अब ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर जो ट्रेड है उसको फिर से इन्हांस किया जाए, बूस्ट किया जाए, और ये जो वर्ल्ड लेवल पर इतना टेंशन है हो सकता है कि वो कम हो जाए और उसका भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ग्लोबल इकोनॉमी पर देखने को मिल सकता है। नैरो फोकस ऑन बायलैटरल टाइज प्रोड्यूसेस अ शैलो इंडियन डिबेट ऑन अमेरिका, and Russia and China have invested quite heavily academic and policy research on US। तो रशिया और US का तो ऑब्वियसली काफ़ी कनेक्शन रहा है
यूएस में कैसा क्या डेवलपमेंट होगा, कैसी पॉलिसीज़ होंगी, उसको रिसर्च में काफ़ी इन्होंने मेहनत की है। एंड चाइना हैज़ सिस्टमेटिकली बिल्ट अप अमेरिकन स्टडीज़ एज अ डिसिप्लिन इन इट्स यूनिवर्सिटीज़ एंड थिंक टैंक। तो अब इन्होंने फिर लास्ट में यूनिवर्सिटीज़ को फोकस किया है कि जो जैसे ASRC है, अमेरिकन स्टडीज़ रिसर्च सेंटर, जो कि अभी कहाँ हैदराबाद में है। तो इंडिया और यूएस का एकेडमिक कोऑपरेशन भी बढ़ सकता है, और इंडिया कुड नॉट फाइंड द रिसोर्स टू सस्टेन इट। तो इसकी जो फंडिंग है उसको बंद कर दी गई थी 90s में। तो इसको कैसे फिर से रिवाइव किया जाए, कैसे दोबारा से जो एजुकेशनल स्टार्टअप है उसको स्टार्ट किया जा सकता है, क्योंकि ये अभी भारत में भी एजुकेशन पॉलिसी नहीं आई है। और जैसा कि आपको पता है कि बाहर की यूनिवर्सिटीज़ को यहाँ इंडिया में अट्रैक्ट करने का पूरा प्लान है। तो ये एक अलग जोन है जहाँ पे भारत और अमेरिका एक साथ बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। अगला आर्टिकल है ओपनिंग इन वैली, जीएस पेपर 2 से एसोसिएट करेंगे। ऐसा आपको मालूम है कि जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शंस को कंडक्ट कराने की बात चल रही है, और उसी में एक के बाद एक स्टेटमेंट्स अनाउंसमेंट्स आ रही हैं। तो वहाँ पे जो पॉलिटिकली एक्टिव पार्टीज़ हैं, जैसा आपको पता है 2019 में जब से वहाँ का स्टेटस चेंज किया गया है जम्मू एंड कश्मीर का, तो उसके बाद डिटेंशन पर बहुत सारे जो नेता हैं उनको अरेस्ट किया गया था। कुछ लोगों को इवन 1 साल, या आप यूँ कहें कि उससे कुछ समय ज़्यादा तक के लिए भी डिटेन किया गया। और इस तरीके से वहाँ के जो जो पार्टीज़ हैं, जो लोकल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो इस पूरे फैसले से ऑब्वियसली खुश नहीं हैं, वो इससे नाराज़ हैं कहीं ना कहीं, और वो अब जो इलेक्शन है उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाह रहे हैं, और एक तरीके से वो बायकॉट कर रहे हैं चीज़ों का। इट इज़ सिग्निफिकेंट दैट दीज पार्टीज हैव चूजन टू कॉन्टेस्ट दीज पोल्स एज एन अलायंस। और दूसरी तरफ ये एक अलायंस बना करके भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जैसा कि 2014 के इलेक्शन में हुआ था। उसमें एनसी एंड पीडीपी ने मिलकर के पार्टिसिपेट किया था। एंड द पीडीपी विच हैड कैनवैस्ड वोट इन द नेम ऑफ कीपिंग द बीजेपी आउट। अब वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे बीजेपी को यहाँ से बाहर कर देंगे, इस तरीके के एजेंडा पर इलेक्शन लड़ा जा सकता है। और मतलब अलग वहाँ के जो लोकल पॉलिटिक्स हैं, लोकल पार्टीज़ हैं, उनकी अलग आइडियोलॉजी है, उनका अलग मानना है, और ऑब्वियसली जो सेंटर का डिसीजन है उससे काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्शन है। तो अब कई सारी चीज़ें हैं वहाँ पे। एक कॉमन अलायंस भी बनाया गया, गुप्तार अलायंस के नाम से आपको मालूम होगा। तो वो उसमें सारे जो वहाँ के लोकल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो मिल करके बीजेपी के अगेंस्ट फैसला ले रहे हैं कि वो लड़ेंगे, इलेक्शन लड़ेंगे। तो खैर अब देखते हैं वहाँ पर क्या चीज़ें होती हैं आगे के। अब जो अपडेट्स हैं वो हम देख लेंगे इसको। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। कीप स्टडिंग, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स लॉट।